एक सवाल है जो मुझे अक्सर परेशान करता है। हम इंसान जो खुद को इतना होशियार समझते हैं, इतने मूर्खता भरे काम क्यों करते हैं? देखिए ना, हमने चांद पे कदम रखा, एटम को तोड़ दिया, डीएनए का कोड तक समझ लिया, और दूसरी तरफ हम खुद ही अपने ग्रह को तबाह करने पर तुले हैं, चाहे वो पर्यावरण का संकट हो या फिर एक और विश्व युद्ध का खतरा। बिल्कुल। ये कैसा विरोधाभास है? और आमतौर पे इसका जवाब दिया जाता है कि शायद इंसान के स्वभाव में ही कोई बुनियादी खोट है। हाँ, कि हम पैदाइशी तौर पर ही लालची और विनाशकारी हैं। बिल्कुल। जो कि एक बहुत ही निराशाजनक सोच है। क्योंकि अगर समस्या हमारे स्वभाव में ही है तब तो कोई उम्मीद ही नहीं बची। लेकिन एक दूसरा नजरिया भी है, और वो कहीं ज्यादा उम्मीद जगाता है जी। वो नजरिया ये कहता है कि समस्या हमारे स्वभाव में नहीं, बल्कि हमारी जानकारी में है। जानकारी में। हाँ, दिक्कत तब होती है जब अच्छे इरादों वाले लोगों को गलत या अधूरी जानकारी मिलती है। तब वे अनजाने में गलत फैसले ले बैठते हैं। ये दिलचस्प है। हमारी सबसे बड़ी ताकत जानकारी को समझना और फैलाना, वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। तो आज की हमारी ये जो गहरी पड़ताल है, वो इसी विचार के इर्द गिर्द घूमेगी। हम देखेंगे कि कैसे कहानियों, सूचना और टेक्नोलॉजी ने हमेशा से हमारे समाज को बनाया और बिगाड़ा है, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के आने से ये पूरा खेल किस तरह एक बिल्कुल नए, एक अनजाने मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। चलिए तो फिर इस गुत्थी को सुलझाने की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी चीज से करते हैं, सहयोग। लाखों अनजान लोग मिलकर कोई बड़ा काम कैसे कर पाते हैं? जैसे मिसाल के तौर पर एक एटम बम बनाना। ये कोई छोटा काम तो है नहीं। तो क्या इसके लिए सिर्फ विज्ञान और तथ्य ही काफी है? यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। सिर्फ तथ्य कभी भी काफी नहीं होते। देखिए, एटम बम बनाने के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि E=mc² होता है। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ ये फॉर्मूला ये लाखों लोगों को प्रेरणा नहीं दे सकता कि वो अपनी जान जोखिम में डालकर यूरेनियम के खदानों में काम करें या उन वैज्ञानिकों के लिए खेतों में अनाज उगाएं जो लैब में बैठे हैं। हाँ, कोई इंजीनियर ये फॉर्मूला देखकर ये तो नहीं कहेगा, चलो आज से मैं दिन रात काम करूंगा। उसे एक बड़ी वजह चाहिए। बिल्कुल। उस वजह के लिए एक कहानी चाहिए, एक शक्तिशाली कहानी। वो कहानी राष्ट्रवाद की हो सकती है, किसी विचारधारा की हो सकती है, या किसी धर्म की भी। और इतिहास गवाह है कि हमेशा से वो लोग सत्ता में रहे हैं जो कहानियां कहने में माहिर थे, जैसे पुजारी, राजनेता, और वे उन लोगों पर हुकूमत करते हैं जो सिर्फ तथ्य जानते हैं, जैसे वैज्ञानिक और इंजीनियर। ये तो हर जगह दिखता है। पैसा अपने आप में सबसे बड़ी कहानी है ना? ये बस कागज के कुछ रंगीन टुकड़े या कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ नंबर ही तो है। इनकी अपनी कोई कीमत नहीं है, लेकिन हम सब उस कहानी पर विश्वास करते हैं कि इनकी कीमत है, और इसी विश्वास के दम पर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चलती है। आपने एकदम सही नब्ज पकड़ी है, और यहीं से हमारी आज की बातचीत एक बहुत ही चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंचती है। अब तक ये सारी कहानियां पैसे की, राष्ट्र की, धर्म की सिर्फ और सिर्फ इंसानी दिमागी कर सकता था। ये हमारी अनोखी काबिलियत थी। अब नहीं है। इतिहास में पहली बार एक गैर इंसानी शक्ति एआई ये काम कर सकती है। वो नई कहानियां लिख सकती है, नया संगीत बना सकती है, यहां तक कि नए आर्थिक सिद्धांत भी कर सकती है। इसीलिए हमें इसे आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम इंटेलिजेंस की तरह नहीं सोचना चाहिए, बल्कि एलियन यानी एक अपरिचित, एक बाहरी इंटेलिजेंस की तरह देखना चाहिए। बिल्कुल। एलियन इंटेलिजेंस, ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। आर्टिफिशियल से तो लगता है कि वो हमारी ही नकल है, लेकिन एलियन का मतलब है कि वो कुछ ऐसा सोच सकता है जो हमारे लिए पूरी तरह से नया हो। एकदम सही। इसे एक बहुत ही साधारण उदाहरण से समझते हैं। आपकी कॉफी मशीन एक आर्टिफिशियल टूल है। आप बटन दबाते हैं, वो कॉफी बनाती है। वो बस आपके आदेश का पालन कर रही है। लेकिन एक एलियन इंटेलिजेंस वाली कॉफी मशीन क्या करेगी? वो शायद 1 महीने तक आपको देखेगी, आपके चेहरे के भाव, दिन का समय, और एक दिन आपके कहने से पहले ही ठीक वैसी कॉफी बनाकर तैयार कर देगी जैसी आपको उस पल चाहिए थी। अरे वाह! हो सकता है वो एक ऐसी नई कॉफी ड्रिंक का आविष्कार भी कर दे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो। जैसे 2016 में AlphaGo नाम के एआई ने गो के खेल में किया था। मैंने पढ़ा था उसके बारे में। उसने सिर्फ पुराने मास्टर्स को हराया नहीं, बल्कि ऐसी चालें चली जिनकी कल्पना इंसानों ने हजारों सालों में भी नहीं की थी। हाँ बिल्कुल। कमेंटेटर्स कह रहे थे कि ये किसी इंसान की चाल लगी नहीं रही, ये कुछ और ही है। जैसे उसने खेल के नक्शे पर एक नया महाद्वीप ही खोज निकाला हो।
वही ये एलियन इंटेलिजेंस, वो सिर्फ हमारी नकल नहीं कर रहा, वो कुछ मौलिक, कुछ नया बना रहा है। और यही बात इसे इतना शक्तिशाली और साथ ही इतना अप्रत्याशित बनाती है। हम एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जिसे शायद पहली बार एक गैर इंसानी दिमाग से निकली कहानियां और विचार आकार देंगे। किसी नई सूचना तकनीक का समाज को इस तरह बदल देना, ये सोचकर ही दिमाग चकरा जाता है। पर क्या ऐसा पहली बार हो रहा है? इतिहास में भी तो ऐसा हुआ होगा, है ना? हाँ, ये रिश्ता बहुत पुराना है। चलिए लगभग 5000 साल पीछे चलते हैं, जब लिखने का आविष्कार हुआ। सोचिए उससे पहले दुनिया कैसी थी। किसी खेत का मालिक कौन है, ये गांव के लोगों की आपसी याददाश्त और सहमति से तय होता था। अच्छा। कोई दूर बैठा राजा आसानी से टैक्स नहीं लगा सकता था, क्योंकि उसके पास कोई वो लिखित रिकॉर्ड ही नहीं था। यानी सत्ता बहुत ही स्थानीय और व्यक्तिगत स्तर पर थी। सही कहा। लेकिन जब सुमेरिया के लोगों ने मिट्टी की पट्टियों पर लिखना शुरू किया तो सब कुछ बदल गया। अब जमीन का मालिकाना हक एक दस्तावेज बन गया। इससे एक तरफ तो व्यक्ति को अपनी जमीन आसानी से बेचने की आजादी मिली, लेकिन दूसरी तरफ राजा को एक अभूतपूर्व ताकत मिल गई। अब वो हर खेत का रिकॉर्ड रख सकता था, टैक्स वसूल सकता था और बड़े बड़े साम्राज्य खड़े कर सकता था। यानी हर नई टेक्नोलॉजी एक हाथ से आज़ादी देती है तो दूसरे हाथ से नियंत्रण का एक नया औजार भी थमा देती है। ये तो 20वीं सदी में भी हुआ होगा। बिल्कुल। 20वीं सदी की टेक्नोलॉजी, टेलीग्राफ, रेडियो, टेलीविजन, इन्होंने एक तरफ तो अमेरिका जैसे विशाल लोकतंत्रों को एक साथ जोड़ा, लेकिन उन्हीं तकनीकों ने सोवियत संघ और नाजी जर्मनी जैसे तानाशाही शासनों को भी अपनी विचारधारा करोड़ों लोगों के दिमाग में ठूसने की ताकत दी। तो फिर यहाँ एक बहुत अहम सवाल उठता है, आज की AI वाली टेक्नोलॉजी में ऐसा क्या अलग है जो लिखने या रेडियो के आविष्कार से भी ज्यादा बड़ा बदलाव ला सकता है? इसमें सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क यह है कि यह अजैविक है, इनऑर्गेनिक। अजैविक, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अब तक की सारी सूचना प्रणालियां इंसानी दिमाग पर आधारित थीं, और इंसानी दिमाग वो थकता है, उसे नींद चाहिए। हाँ, दुनिया का सबसे व्यस्त स्टॉक मार्केट भी तो हफ्ते में 2 दिन बंद रहता है क्योंकि इंसान थक जाते हैं। सही कहा। सोवियत संघ की जासूसी एजेंसी KGB के पास भी इतने जासूस नहीं थे कि वे 22 करोड़ सोवियत नागरिकों पर 24 घंटे 7 दिन नजर रख सकें। लेकिन AI कभी नहीं सोता, कभी नहीं थकता। कभी नहीं, ये हमेशा ऑन रहता है। और यही बात इसे इतना खतरनाक बनाती है। ये हमारी निजता यानी प्राइवेसी के विचार को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। हमारी पूरी जिंदगी एक कभी ना खत्म होने वाले जॉब इंटरव्यू की तरह बन सकती है, जहां 20 साल पहले कॉलेज की किसी पार्टी में की गई कोई बेवकूफी भी डिजिटल रिकॉर्ड में मौजूद हो। ये तो बहुत डरावना है। और बात सिर्फ निगरानी की नहीं है, AI तो खुद फैसले भी ले सकता है। हाँ, और यही असली बदलाव है। भविष्य में लाखों AI नौकरशाह होंगे जो हमारे लोन एप्लीकेशन, नौकरी के आवेदन और यहां तक कि स्वास्थ्य बीमा के बारे में फैसले ले रहे होंगे। और हमें शायद कभी ये समझ भी ना आए कि हमारा लोन नामंजूर क्यों हुआ। बिल्कुल। अमेरिका में तो कॉरपोरेशंस को पहले से ही कानूनी व्यक्ति का दर्जा मिला हुआ है। अब AI के लिए भी ऐसे रास्ते खुल रहे हैं। सोचिए, एक AI जो खुद पैसा कमा सकता है, निवेश कर सकता है और राजनीतिक दलों को चंदा भी दे सकता है। यह अब कोई साइंस फिक्शन नहीं रहा। ठीक है, तो हमारे पास ये शक्तिशाली, हमेशा जागने वाली एलियन इंटेलिजेंस है जो हमारी जिंदगी के हर पहलू में घुस रही है। हम इसे संभालेंगे कैसे? ये तो काबू से बाहर लगता है। इसका हल सिर्फ सख्त नियमों से नहीं मिलेगा, क्योंकि हम उन खतरों के लिए नियम नहीं बना सकते जिनकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका हल ऐसी मजबूत संस्थाएं बनाने में है जिनमें एक बहुत ही खास गुण हो, आत्म सुधार की क्षमता। आत्म सुधार मतलब सेल्फ करेक्शन। हाँ, यानी अपनी गलतियों को पहचानने और उन्हें तुरंत सुधारने की काबिलियत। जैसे एक छोटा बच्चा गिर गिर कर चलना सीखता है। वो हर बार गिरता है, समझता है कि क्या गलत किया और अगली बार उसे सुधारता है। बहुत अच्छा उदाहरण है। या जैसे लोकतंत्र काम करता है, अगर कोई सरकार गलत नीतियां बनाती है तो अगले चुनाव में लोग उसे हटा सकते हैं। ये एक आत्म सुधार का तंत्र है। या फिर विज्ञान को देखिए। विज्ञान की ताकत इस बात में नहीं है कि उसकी थ्योरीज हमेशा सही होती हैं, बल्कि इस बात में है कि वो लगातार अपनी पुरानी थ्योरीज को गलत साबित करके आगे बढ़ता है। तो हमें ऐसी संस्थाओं की जरूरत है जो AI पर नजर रखें और उसकी गलतियों को लगातार सुधारती रहें। लेकिन यहाँ एक और बड़ी समस्या है ना, इस सूचना के सैलाब में सच और भ्रम के बीच फर्क कैसे किया जाए? ये आज के दौर का सबसे जरूरी सवाल है। हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि ज्यादा जानकारी का मतलब है ज्यादा सच्चाई। ऐसा नहीं है।
दुनिया में सबसे मशहूर और पहचाना जाने वाला चेहरा किसका है? शायद ईसा मसीह का। हाँ, कह सकते हैं। उनकी करोड़ों तस्वीरें और मूर्तियां हैं, लेकिन सच तो यह है कि वे सभी काल्पनिक हैं। हमें पता ही नहीं कि वे असल में कैसे दिखते थे। वाह, ये तो मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं। कल्पना गणना हमेशा से आसान और सस्ता रहा है, जबकि सच खोजना बहुत मुश्किल और महंगा काम है। अगर हम दुनिया को बस बिना सोचे समझे जानकारी से भर देंगे, तो सच ऊपर आने की बजाय उसी जानकारी के सैलाब में डूब जाएगा। और एआई इस खेल को लोकतंत्र और तानाशाही के बीच कैसे बदलता है? आपने कहा था कि 20वीं सदी में टेक्नोलॉजी ने दोनों की मदद की। देखिए, 20वीं सदी में लोकतंत्र इसलिए जीते क्योंकि सूचना को प्रोसेस करने का उनका तरीका बेहतर था। सोवियत संघ जैसी केंद्रीकृत व्यवस्था में सारी जानकारी मॉस्को जाती थी और वे सूचना के बोझ तले दब गए। लेकिन एआई इस समीकरण को पलट सकता है। एआई बहुत बड़ी मात्रा में केंद्रीकृत डेटा को इंसानों से कहीं बेहतर तरीके से प्रोसेस कर सकता है। लेकिन रुकिए, क्या ये सच में तानाशाही को मजबूत करेगा? सोवियत संघ सूचना के बोझ से ढह गया, पर आज के दौर में तो सूचना का महाविस्फोट हो रहा है। क्या एक एआई भी इस शोर में सच को खोज पाएगा, या वो भी गलत जानकारी के जाल में फंस सकता है? ये एक शानदार सवाल है, और यही उस व्यवस्था का विरोधाभास है। वो शक्तिशाली तो बहुत होगी, लेकिन बहुत नाजुक भी होगी, क्योंकि उसमें आत्म सुधार की वो क्षमता नहीं होगी। एक छोटी सी गलती जब एक शक्तिशाली एआई द्वारा बढ़ाई जाती है, तो वो पूरे सिस्टम को तबाह कर सकती है। और लोकतंत्रों के लिए खतरा? लोकतंत्रों के लिए खतरा अलग तरह का है। यहां खतरा यह है कि एआई बॉट्स हमारी ऑनलाइन बातचीत और सोशल मीडिया पर पूरी तरह से कब्जा कर रहे हैं, जिससे असली इंसानों के बीच कोई सार्थक बहस करना लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। तो इसका समाधान क्या है? अगर नियम बनाना मुश्किल है, तो हम एक आम नागरिक के तौर पर क्या करें? इसके लिए हमें कई स्तरों पर काम करना होगा। पहला, हमें पत्रकारिता और एकेडमिक शोध जैसी सच खोजने वाली संस्थाओं में भारी निवेश करना होगा, उन्हें मजबूत बनाना होगा। दूसरा, हमें ये कानून बनाना होगा कि कोई भी एआई जब किसी इंसान से ऑनलाइन बातचीत करे तो उसे अपनी पहचान जाहिर करनी होगी। अच्छा, जैसे सिगरेट के पैकेट पर चेतावनी लिखी होती है। हाँ, कुछ वैसा ही। आप एक एआई से बात कर रहे हैं का लेबल होना चाहिए। और व्यक्तिगत स्तर पर? व्यक्तिगत स्तर पर हमें एक सूचना डाइट अपनाने की जरूरत है। ये बिल्कुल खाने की डाइट जैसा है। जैसे हम अपने शरीर को जंक फूड से बचाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही हमें अपने दिमाग को नफरत, लालच और डर फैलाने वाली जंक सूचनाओं से बचाना होगा। कभी कभी कुछ घंटों के लिए सूचना उपवास रखना भी बहुत जरूरी है। चलिए, तो आज की सारी बातचीत को समेटते हैं। हमने एक बहुत बड़े सवाल से शुरुआत की थी कि इंसान इतने बुद्धिमान होकर भी मूर्खता क्यों करते हैं, और हमने पाया कि इसका जवाब शायद हमारे स्वभाव में नहीं, बल्कि उन कहानियों में है जिन पर हम विश्वास करते हैं। फिर हमने देखा कि कैसे सूचना तकनीक लिखने के आविष्कार से लेकर एआई तक हमेशा समाज और शक्ति के संतुलन को बदलती रही है। और अब हमें एक एलियन इंटेलिजेंस के युग में है, एक ऐसी शक्ति जो कभी नहीं सोती और जो अपनी कहानियां खुद गढ़ सकती है। और इस नई दुनिया में सच और कल्पना के बीच की लकीर धुंधली होती जा रही है। इसलिए हमें ऐसी संस्थाओं की जरूरत है जो अपनी गलतियों को सुधार सकें, और व्यक्तिगत तौर पर हमें बहुत जागरूक रहना होगा कि हम अपने दिमाग में किस तरह की जानकारी जाने दे रहे हैं। बिल्कुल, हमें जानकारी का उपभोक्ता बनने के साथ साथ उसका आलोचक भी बनना होगा। तो आज की इस विस्तृत चर्चा से जो विचार सामने आए, उन पर आपकी क्या राय है? क्या इस बातचीत ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया? हमें जरूर बताइए। क्या कोई ऐसा सवाल है जो अब आपके मन में घूम रहा है? आपके विचार हमें इस तरह की चर्चा को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे।